हेलो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करना है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ओके, सो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जैसे हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में किया था। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या था? यस, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या था कि डाइपोल मूवमेंट हमारी क्या चेंज होनी चाहिए वाइब्रेशन के साथ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है वो चेंज होनी चाहिए। लेकिन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, जो ग्रोथ सिलेक्शन रूल है, ग्रोथ सिलेक्शन रूल वो क्या है कि जो पोलराइजेबिलिटी है, ओके, पोलराइजेबिलिटी है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया था, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में कि हमारे पास जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, एनाइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। ओके, लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में क्या है, रमन वाइब्रेशनल में क्या है कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होनी चाहिए। ओके, सो हम लिख सकते हैं पोलराइजेबिलिटी शुड चेंज विद पोलराइजेबिलिटी शुड चेंज विद डिस्टेंस। ओके, जो पोलराइजेबिलिटी है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होनी चाहिए। ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या कहता है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो हमारे पास चेंज होनी चाहिए डिस्टेंस के साथ। ओके, जैसे वाइब्रेशन होगी वैसे ही पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए। सो हम इसके लिए जो लिख सकते हैं, वैसे हम उसके लिए क्या लिखते थे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में क्या लिखते थे कि जो डाइपोल मोमेंट है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होनी चाहिए, मींस कर्ल म्यू अपॉन कर्ल एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कर्ल अल्फा अपॉन कर्ल एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, अल्फा क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी। ओके, सो अब देखो जो हमारे पास अल्फा ई, अगर हम देखें ये होता है हमारे पास अल्फा ई प्लस कर्ल अल्फा ई अपॉन कर्ल एक्स डॉट एक्स। ये किसके लिए होता है, ये हमने क्या देखा था फॉर एस एच ओ। ओके, एंड ए एच ओ के लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फा ई प्लस कर्ल अल्फा ई अपॉन कर्ल एक्स एट एक्स प्लस कर्ल अल्फा ई कर्ल स्क्वायर अल्फा ई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये सारी टर्म्स आती हैं हमारे पास ए एच ओ में। ओके, सो जो सिलेक्शन रूल है, मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल है फॉर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, वो क्या है, वो सेम ही है जैसे हमने क्या किया था अकेला वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में किया था। ओके, सो हमारे पास अगर तो एस एच ओ है, अगर तो हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं, फिर तो हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है वो क्या रहेगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। बट अगर हम ए एच ओ ले रहे हैं तो सिलेक्शन रूल क्या रहेगा, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। ओके, सो ए एच ओ के लिए प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड एस एच ओ के लिए प्लस माइनस वन। देखो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या किया था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, जो मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल था वो चेंज हो रहा था। ओके, जो हमने अकेला प्योर रोटेशनल किया था वहाँ पे डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन था, बट जब हमने किया रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा तब हमने डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस टू बोला था। हमने बोला था कि जो रमन स्पेक्ट्रा है वो स्कैटरिंग है, तो जो स्कैटरिंग है वो टू फोटोन फिनोमिना है। ओके, बट यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जो वाइब्रेशनल प्योर वाइब्रेशनल का था वही है, जो प्योर वाइब्रेशनल में था वही हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल रमन में है। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन भी हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है दो ट्रांसलेशनल मोशन का। जैसे पहले हमारा एटम यहाँ पे है, एटम इधर गया, एक ट्रांसलेशनल मोशन, फिर एटम वापस आया, दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन। सो जो वाइब्रेशन होती है ना, वाइब्रेशन भी हमारे पास क्या होता है, टू ट्रांसलेशनल मोशंस का क्या होता है, सम होता है। सो हाँ, ये भी एक स्कैटरिंग की तरह ही है। ओके, जैसे हमने स्कैटरिंग को टू फोटोन फिनोमिना का है, वैसे ही वाइब्रेशन भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसलेशनल मोशंस होता है। सो हमारे पास जो मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल है इन केस ऑफ प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एंड रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, सो ये होता है हमारे पास एस एच ओ के लिए एंड ए एच ओ के लिए मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल इन केस ऑफ रमन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब देखो अगर हम बात करें एनर्जी लेवल्स की, ओके, जो हमें पता है कि एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट में होती है, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में गैप ज़्यादा हो जाता है। सो जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है वो ग्राउंड स्टेट में ही होती है। जो हम ट्रांजिशन लेते हैं वो हम एन इज इक्वल टू जीरो से एन इज इक्वल टू वन की ही लेते हैं। ओके, वी भी लिख सकते हो आप, वी इज इक्वल टू जीरो से वी इज इक्वल टू वन की ट्रांजिशन ही लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रांजिशन। ओके, फंडामेंटल ट्रांजिशन। सो हमें पता ही है ए एच ओ में हमने किया ही था, ए एच ओ में इसकी एनर्जी कितनी होती थी, अगर हम ए एच ओ में देखें तो ये डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई हमारे पास किसके इक्वल आया था, एन प्लस वन बाई टू एच न्यू माइनस एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर एच न्यू एक्स सी, और हम क्या लिख देते थे इसको, ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स सी। ये क्या है हमारे पास, डेल्टा ई। जो हमारे पास एनर्जी होती है ई क्या होती है, ई इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू एच न्यू माइनस एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर एच न्यू एक्स सी। ओके, ये है हमारे पास हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी, एंड डेल्टा ई हमारे पास क्या आ गया था, ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स सी। ओके, सो अब देखो अब ये ट्रांजिशन होगा,
ओके। सो अब देखो, जब हमने रमन स्पेक्ट्रा स्टडी करना है, रमन स्पेक्ट्रा में एक सेंटर में रेली लाइन होगी जिसको हम न्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, न्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब देखो, जो हमारे पास स्टोक्स लाइंस हैं, जो स्टोक्स लाइंस होंगी, स्टोक्स लाइंस कहाँ पे होंगी? न्यू आर से कम वाली इंटेंसिटी पे होंगी, कम वाली एनर्जी पे होंगी। सो न्यू आर अगर हम देखें, स्टोक्स लाइंस कहाँ पे आएगी? फर्स्ट स्ट्रोक लाइन की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्ट्रोक लाइन, इसमें तो एक ही लाइन आएगी क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट में ही है, एक ही लाइन आएगी। सो स्ट्रोक लाइन कहाँ पे आएगी हमारे पास? न्यू आर बार, वो ये हम पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो न्यू आर बार माइनस, ओके, माइनस। अब जो हमारे पास न्यू आर बार माइनस, हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ जाएगा? वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारे पास एनर्जी गैप था, ओके, 2b 2j+3 आ गया था वहाँ पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास? डेल्टा ई किसके इक्वल है? ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। ओके, सो ये आ गया आपकी स्टोक्स लाइंस। अगर हम एंटी स्टोक्स की बात करें, एंटी स्टोक्स में क्या आ जाएगा? एंटी स्टोक्स में आपके पास न्यू आर बार प्लस का हो जाएगा बस। अब क्या है? अब आपके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो जाएगी? जितना एनर्जी गैप है हमारे पास प्योर वाइब्रेशनल में। ओके, प्योर वाइब्रेशनल में हमारे पास एनर्जी गैप कितना था? ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। एंड हमारे पास एंटी स्टोक्स एंड स्टोक्स की एनर्जी आ गई। अब हम स्टोक्स में क्या करेंगे? न्यू आर बार माइनस कर देंगे, एंटी स्टोक्स में क्या करेंगे? न्यू आर बार प्लस कर देंगे। और कुछ भी नहीं है इसमें, मीन्स रमन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में आपको कुछ भी नहीं याद रखना, बस आपको सिर्फ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस की एनर्जी पता होनी चाहिए एंड आपको सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए। डेल्टा एंड सिलेक्शन रूल सेम ही रहता है। ओके, सिलेक्शन रूल सेम ही रहता है, प्योर वाइब्रेशनल हो चाहे वो क्या हो, रमन वाइब्रेशनल हो। ओके, सो ये था हमारे पास वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब हम करते हैं नेक्स्ट रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ओके, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल वाइब्रेशनल में क्या है? जैसे हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल इकट्ठा भी स्टडी किया था, ओके, हमने जॉइंट भी स्टडी किया था रोटेशनल वाइब्रेशन, वैसे ही हम रमन में भी दोनों को जॉइंट स्टडी करते हैं। ओके, सो अब देखो, जब आपने रमन स्पेक्ट्रा स्टडी करना है तो जो रोटेशनल है वो सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2, डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 एंड डेल्टा एन इज इक्वल टू +-1। ओके, डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहेगी? +-1, डेल्टा जे हमने अब क्या लेना है? +-2। ओके, सो अब देखो, जो आपके पास स्टोक्स लाइंस आएंगी एंड एंटी स्टोक्स लाइंस आएंगी। पहले तो हम डेल्टा ई निकालें। डेल्टा ई किसके इक्वल होगा? डेल्टा ई किसके इक्वल होगा? डेल्टा ई आपके पास क्या आएगा? ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। ये तो किसका हो गया? वाइब्रेशनल का। और हमने किसका लेना है? रोटेशनल का। रोटेशनल में डेल्टा जे की वैल्यूज़ +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। ओके, सो अगर आप +2 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2b 2j+3। ओके, अगर आप डेल्टा जे की वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा जे क्या है? +2। अगर आप डेल्टा जे की वैल्यू -2 ले रहे हो तो आपके पास डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, -2 ओमेगा ई एक्स ई माइनस 2b 2j+3। ओके, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस जब डेल्टा जे +2 है तब इन दोनों के बीच में, वाइब्रेशनल रोटेशनल के बीच में प्लस आएगा। जब आपके पास डेल्टा जे -2 है तब वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल के बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ये वाइब्रेशनल का एनर्जी गैप है, ये रोटेशनल का एनर्जी गैप है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास डेल्टा ई। अगर हम अब स्टोक्स की बात करें, स्टोक्स की बात करें, ओके, स्टोक्स क्या होगी? न्यू आर बार माइनस। ओके, न्यू आर बार माइनस। अब यहाँ पे दो केस राइज होते हैं, एक बार डेल्टा जे +2, एक बार डेल्टा जे -2। ओके, सो आपके पास ना जो लाइंस आती हैं, जैसे हमने बोला था रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया था कि डेल्टा जी अगर -1 के इक्वल हो तब हमने कौन सी ब्रांच ली थी? पी ब्रांच। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 क्यू ब्रांच, डेल्टा जी इज इक्वल टू +1 आर ब्रांच। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या है? अगर आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 है, उसको हम बोलते हैं ओ ब्रांच। ओके, अगर आपके पास डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 है, उसको हम बोलते हैं एस ब्रांच। एंड डेल्टा जे अगर 0 के इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्यू ब्रांच। ये तो हमने पहले कर ही लिया था। ओके, सो अब देखो स्टोक्स लाइंस आ गई। स्टोक्स लाइंस में अगर डेल्टा जे +2 है, अगर डेल्टा जे +2 है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी उसकी? स्टोक्स लाइंस की एनर्जी क्या होगी? न्यू आर बार माइनस आएगा क्योंकि हम स्टॉक्स देख रहे हैं। न्यू आर बार माइनस, क्या माइनस करेंगे हम? डेल्टा ई को माइनस कर देंगे। इतना एनर्जी गैप होता है रोटेशनल वाइब्रेशनल में। अब हम रमन देख रहे हैं तो न्यू आर बार में से माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई प्लस 2b 2j+3।
ओके, सो ये क्या हो गया हमारे पास, ई स्टॉक्स हो गया जब डेल्टा जे प्लस 2 है। अगर डेल्टा जे आपके पास 0 है, अगर डेल्टा जे 0 है तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा जे 0 है, सो ये वैल्यू तो आएगी नहीं, जो रोटेशनल वाली है ये वैल्यू तो आएगी नहीं, ये तो हमने डेल्टा जे इक्वल टू 0 ही माना है। सो हमारे पास जो न्यू आर बार है वो किस ई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू आर बार माइनस ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। हमने सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल वाली को माइनस कर दिया। अगर आपके पास डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 है तो क्या आएगा, ई इज इक्वल टू न्यू आर बार माइनस ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई माइनस, अभी यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने डेल्टा जे -2 लिया है। डेल्टा जे -2 के केस में डेल्टा ई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 2b 2j + 3। सो ये क्या होगी हमारे पास स्टोक्स लाइंस, डेल्टा जे इज इक्वल टू +2 0 एंड -2। अगर हम बात करें एंटी स्टोक्स की, एंटी स्टोक्स में क्या हो जाएगा, डेल्टा जे इज इक्वल टू +2, जब डेल्टा जे +2 होगा तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई इज इक्वल टू न्यू आर बार प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हम एंटी स्टॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा जे +2 है, सो क्या आ जाएगा ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, यहाँ पे अब प्लस आ जाएगा 2b 2j + 3। ओके, अब डेल्टा जे जब हमारे पास 0 है तो ई किसके इक्वल आ गया, न्यू आर बार माइनस न्यू आर बार प्लस आ जाएगा। ओके, प्लस आएगा क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एंटी स्टॉक्स देख रहे हैं, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। ओके, डेल्टा जे जब क्या हो हमारे पास -2 तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू आर बार प्लस ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा अब 2b 2j + 3। ओके, सो ये हो गया आपके पास स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस की इंटेंसिटी जब हम देख रहे हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ओके, सो जो आपके पास डेल्टा जे -2 है उसको हम बोलते हैं ओ ब्रांच, डेल्टा जे +2 को एस ब्रांच, डेल्टा जे 0 को क्यू ब्रांच। अब आपने याद कैसे रखना है, आपने याद कैसे रखना है, आप -2 -1 0 +1 +2 -2 से लेकर +2 तक आप काउंटिंग कर लो। ओके, आपने अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट कर देना है ओ से, O P Q R S। ओके, सो ये हो गया +2 वाली एस ब्रांच, +1 वाली आर ब्रांच, 0 वाली क्यू ब्रांच, -1 वाली पी ब्रांच, -2 वाली ओ ब्रांच। ओ क्यू एस हम देखते हैं जब हम रमन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, पी क्यू आर हम देखते हैं जब हम अकेला प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं। ओके, जब हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तब हम पी क्यू आर देखते हैं, जब हम रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तब हम ओ क्यू एस देखते हैं। ओके, सो अब देखो अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस प्लॉट करें तो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास क्या आ जाएंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस अगर हम देखें तो क्या आ जाएंगी, ये बीच में हमारे पास क्या होगी, रेली लाइन, ये क्या है हमारे पास न्यू आर बार। ओके, ये रेली लाइन होगी। अब हमने इधर स्टोक्स बनानी है, इधर एंटी स्टोक्स बनानी है, उसके भी फर्दर 3 हमारे पास आ जाएंगे। स्टोक्स के भी डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 0 एंड +2 मीन्स ओ क्यू एस ब्रांच, स्टोक एंटी स्टोक्स में भी हमारे पास ओ क्यू एस ब्रांच आ जाएंगी। सो अब देखो जब हमने ओ क्यू एस ब्रांच बनानी है, ओ हम यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए, मीन्स ट्रेंड क्या होगा, ओ क्यू एस इस ऑर्डर में आएगा या इस ऑर्डर में आएगा। सिमिलरली एंटी स्टोक्स में ओ क्यू एस ए से आएगा या ए से आएगा, एस पहले आएगी या ओ पहले आएगा। सो अब देखो हमने जब हम स्टोक्स की बात करें, स्टोक्स में हमने क्या करना है, न्यू आर में से कुछ ना कुछ कम करना है, वो तो हम करते ही हैं। ओके, जब हमारे पास डेल्टा जे -2 होगा, जब हमारे पास डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 है तब हमारे पास एनर्जी क्या थी, तब हमारे पास एनर्जी क्या थी, न्यू आर बार माइनस, स्टोक्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके, न्यू आर बार माइनस ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, यहाँ पे क्या था -2b 2j + 3 था। अब हमें पता है क्यू तो सेंटर में आएगा, बस हमें किस में कन्फ्यूजन है, ओ एंड एस में कन्फ्यूजन है। ओके, सो अगर आपके पास डेल्टा जे +2 था तब क्या था, इज इक्वल टू न्यू आर बार माइनस ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई प्लस 2b 2j + 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास डेल्टा जे +2 है हम कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे जो भी कुछ ना कुछ है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, हम यहाँ पे ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू आर बार में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अगर हम न्यू आर बार में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कौन सी ब्रांच होती है हमारे पास, +2 वाली एस, ये कौन सी होती है हमारे पास ओ। अगर हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स जो हमारे पास ई की वैल्यू है वो ज़्यादा कम हो जाएगी, वो न्यू आर बार से ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, सो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, ज़्यादा कम होगी। यहाँ पे देखो न्यू आर बार में से कम तो करना ही है, बट ये जो कुछ ना कुछ है ये थोड़ा सा कम है क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस का 2b 2j + 3 है, ओमेगा ई -2 ओमेगा ई तो है ही। सपोज आपने ओमेगा ई -2 ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू 10 है,
इसकी वैल्यू आपके पास 3 है, सपोज कर लो वैसे। ओके, सो आपने यहाँ पे क्या करना है, न्यू आर बार में से 7 को माइनस करना है, यहाँ पे आपने न्यू आर बार में से 13 को माइनस करना है। सो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप 10 - 3 7 ही माइनस कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 7 ही माइनस कर रहे हो, यहाँ पे आप 13 माइनस कर रहे हो। सो अगर 13 माइनस करोगे, सपोज न्यू आर बार आपके पास 20 है। ओके, एंड ये आपके पास है, यहाँ पे भी 20 है। यहाँ पे 20 - 13 कितना रह गया आपके पास, 7। यहाँ पे 20 - 7 कितना रह गया, 13। ओके, सो आपके पास देखो यहाँ पे कितने 20 है, यहाँ पे 20 है, न्यू आर बार की वैल्यू 20 है। यहाँ पे क्या होगा 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17। सो आपके पास 13 पहले आएगा। 13 पहले आएगा मीन्स आपके पास क्या है, ओ ब्रांच पहले आएगी। ओके, फिर क्या आ जाएगी, क्यू ब्रांच, एंड एस ब्रांच आपने 7 तक जाना है, एस ब्रांच क्या आ जाएगी आपके पास बाद में। ओके, सो पहले ओ ब्रांच आएगी, फिर क्यू ब्रांच एंड फिर एस ब्रांच। अब देखो जब हमारे पास यहाँ पे हम स्ट्रोक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, सो 20 प्लस हमने यहाँ पे क्या करना है, 20 + 7 27। यहाँ पे हमने क्या करना है, 20 + 13 33। ओके, 20 + 13 33, 20 + 7 27। सो अब देखो यहाँ पे हमने 27 तक जाना है, फिर आगे 33 तक जाना है। मीन्स पहले क्या आ जाएगा आपके पास, ओ ब्रांच, फिर क्यू ब्रांच, फिर एस ब्रांच। ओके, सो आपने याद रखना है, ओ पहले आता है, ओ दोनों साइड्स पहले आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर एस आएगा। ओके, हम इसको लिख सकते हैं OA QA SA, मीन्स एंटी स्ट्रोक्स। इधर स्ट्रोक्स है, इसको हम OS लिख सकते हैं, QS लिख सकते हैं, SS लिख सकते हैं। ओके, सो इसमें आपने कुछ भी ज़्यादा मीन्स कुछ भी नहीं है, आपने बस सारे के सारे एनर्जी लेवल्स ध्यान में रखने हैं। आपको अगर प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आता है तो आप रमन आराम से कर दोगे, रमन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, सो आपको रमन करने के लिए पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, सो प्लीज़ पहले आप वो देखो, तो आपको रमन स्पेक्ट्रा में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। रमन स्पेक्ट्रा में बस आपने क्या करना है, जो रोटेशनल वाला आपका डेल्टा जे है, ओके, डेल्टा जे सिलेक्शन रूल है, वो अकेला +-2 कर देना। वाइब्रेशनल का सेम ही रहता है, डेल्टा n = +-1। ओके, सो ये था हमारा रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बाय विच ग्राउंड स्टेट डिसोसिएशन एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड। हमने बताना है कि हम किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो ग्राउंड स्टेट है उसकी जो मतलब कि डिसोसिएशन, ओके, डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस भी थी बट ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। सो अब देखो हम डिसोसिएशन एनर्जी किस टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी का कब आया था, डिसोसिएशन एनर्जी का जो हमने किया था वो कब आया था, जब हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी किया था। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में हमने बोला था कि जो हमारा बॉन्ड है वो कभी ना कभी मीन्स ये करता हुआ, स्ट्रेच करता हुआ, कभी ना कभी वाइब्रेट करता हुआ, कभी ना कभी ये जरूर टूटेगा। ओके, जब वो टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस लेवल की एनर्जी को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कब हम क्या बोलते थे, DE, डिसोसिएशन एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कब। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगी, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांस एंड सिस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन विदाउट एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ओके, हमने बताना है कि सिस एंड ट्रांस में से हम सिस एंड ट्रांस दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यस, किससे कर सकते हैं, जो सिस होगा, सिस में तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होगी, बट ट्रांस में तो कोई डाइपोल मूवमेंट ही नहीं होगी, ट्रांस में डाइपोल मूवमेंट 0 है। ये जैसे देखो हमारे पास सिस ये है, हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन ये है हमारे पास। ओके, सो इसमें तो कोई डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है, ये ट्रांस आइसोमर है, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट 0 है। सो ये रोटेशनली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। हमारे पास क्या चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट चाहिए, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है। सो ये क्या हो गया, रोटेशनली इनएक्टिव। सो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा से इन दोनों को क्या सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमें देख के ही पता चल जाएगा, जो भी ट्रांस आइसोमर होगा, ओके, सिमेट्रिकल होगा, ट्रांस आइसोमर होगा, हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, उसके सिस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग बोथ माइक्रोवेव एंड रोटेशनल रमन एक्टिव आर। हमने बताना है इन चारों मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो रोटेशनली एक्टिव भी है एंड रमन रोटेशनल एक्टिव भी है। ओके, सो माइक्रोवेव का मीनिंग रोटेशनली हो गया। CH4 तो हमें पता है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल टॉप है। ओके, स्फेरिकल टॉप है, सो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज क्या होते हैं, वो रोटेशनली इनएक्टिव, ये तो हमें पता ही है। सो ये ऑप्शन तो नहीं होगी, C2H4 वाली ऑप्शन भी नहीं होगी, क्योंकि C2H4 में कोई भी डाइपोल मूवमेंट ही नहीं होता। C2H4 की अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, C2H4 इसका कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है, ये तो सिमेट्रिकल है। सो ये भी क्या होगी, रोटेशनली इनएक्टिव। CO2 भी क्या होता है, रोटेशनली इनएक्टिव। सो हमारे पास क्या होगा, इन्होंने जनरली CO2 बोला है। ओके, सो अब देखो
N2O, N2O में डाइपोल मूवमेंट होती है। ओके एंड ये रोटेशनली भी रमन रोटेशनली भी क्या है, एक्टिव है। सो हमारी ऑप्शन क्या होगी, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा पेयर ऐसा है जो हमारे पास पहला जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल टॉप होना चाहिए, दूसरा वाला मॉलिक्यूल सिमेट्रिक टॉप होना चाहिए। आप हमेशा देख के मीन्स हम क्या देखते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, कोई भी स्फेरिकल टॉप हो कोई भी सिमेट्रिकल टॉप हो, ऐसा नहीं है। पहला स्फेरिकल टॉप होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिकल टॉप होना चाहिए। सो अब देखो स्फेरिकल टॉप, यस CH4 स्फेरिकल टॉप तो है। सिमेट्रिकल टॉप कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास C2 एक्सिस ना हो, उससे ज़्यादा कोई भी एक्सिस हो, C3 हो C4 हो। ओके सो CH2 Cl2 में तो अगर आप ड्रॉ करके देखोगे ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास C2 एक्सिस होता है, ये मैंने करवाया भी हुआ है ग्रुप थ्योरी में। सो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं होगी, ये तो असिमेट्रिक टॉप हो गया। ओके क्योंकि इसमें C2 एक्सिस है। CH2 Cl2 ये तो हमारे पास स्फेरिकल है ही नहीं। CH3 Cl ये भी स्फेरिकल है ही नहीं। CH4 स्फेरिकल है, यस है। CH3 ये सिमेट्रिक है, यस है। सो हमारी ऑप्शन क्या होगी, डी। ये तीनों ऑप्शंस कैंसिल आउट होगी तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या बची, डी। नेक्स्ट देखो, PA एंड PB डिनोट द पॉपुलेशन ऑफ टू एनर्जी स्टेट्स EA एंड EB। EA आपको EB से ज़्यादा दिया हुआ है। ओके EA इज़ ग्रेटर देन EB, तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। T1 इज़ ग्रेटर देन T2। सो अब देखो जो आपके पास ये एंड से पहले वाली टर्म्स हैं, सो एंड से पहले क्या है आपके पास, T1 का अलग कंपैरिजन है, T2 का अलग कंपैरिजन है। सो अगर हम देखें T1 पे, PA की पॉपुलेशन ज़्यादा है PB के पॉपुलेशन से, फर्स्ट ऑप्शन है। सो पहले तो आप ये देख लो, आपको एक एनर्जी लेवल EA दिया हुआ है, एक एनर्जी लेवल EB दिया हुआ है। EA की एनर्जी EB से ज़्यादा है, मीन्स ये EA हो गया, ये EB हो गया, इसकी पॉपुलेशन PB है, इसकी पॉपुलेशन PA है। सो कोई भी टेम्परेचर ले लो आप, कोई भी टेम्परेचर ले लो, PB की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि PB की एनर्जी कम है। सो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी ना, सो PB तो हमेशा ज़्यादा होगा, बेशक टेम्परेचर T1 हो, बेशक टेम्परेचर T2 हो। सो PB इज़ ऑलवेज ग्रेटर है। यहाँ पे PB लेस लिख रखा है, गलत हो गया। यहाँ पे PB ग्रेटर है, यहाँ पे PB लेस है, सो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे PB ज़्यादा है, यहाँ पे PB ज़्यादा है, ये सही है। ओके यहाँ पे अगर हम देखें PB ज़्यादा है, PB ज़्यादा है, ये भी सही है। सो हमारे पास ये दो ऑप्शंस बच गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंड के बाद वाली टर्म्स। एंड के बाद देखो आपको PA अपॉन PB का देखना है। सो अगर हम देखें PA अपॉन PB किसके इक्वल होगा, PA अपॉन PB इज इक्वल टू e⁻⁻ डेल्टा E अपॉन के T1। अगर हम T1 टेम्परेचर पे देख रहे हैं या फिर अगर आप T2 टेम्परेचर पे देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻ डेल्टा E अपॉन के T2। ओके सो अब आपको T1 ग्रेटर देन T2 दिया हुआ है। अगर T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर T1 टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये सारी चीज़ क्या होगी, कम होगी। आगे नेगेटिव साइन है, मीन्स ज़्यादा हो गया, मीन्स PA अपॉन PB ज़्यादा हो गया, PA अपॉन PB ज़्यादा हो गया एट T1। सो PA अपॉन PB एट T1 इज़ ग्रेटर देन PA अपॉन PB एट T2। सो आपके पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, C। D में क्या है, यहाँ पे लेस है, सो ये ऑप्शन भी क्या होगी, इनकरेक्ट। सो ये क्वेश्चन देखो दिसंबर 2011 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स इसमें देखना है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। ऐसे तो नहीं आप वीडियोस देख रहे, आपको कंसेप्ट आता भी है कि नहीं आ रहा। ओके सो इसमें देखो आपने पहले अकेला T1 पे देखना था, सो T1 पे देखा, अकेला T2 पे देखना था तो T2 पे देखा। PB की जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो हमेशा ज़्यादा होगी, किसी भी टेम्परेचर पे देख लो ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी ना। ओके सो अगर आप एंड के बाद देखो तो आपने T1 एंड T2 को दोनों को कंसीडर करके देखना है। T1 ग्रेटर है, सो PA अपॉन PB ज़्यादा हो जाएगा, PA अपॉन PB एट T1 इज़ ग्रेटर देन PA अपॉन PB एट T2। ओके सो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको क्या दिया हुआ है, कार्बोनिल की बोलते जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग बैंड की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, हमें क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंस बैंड मिलता है। हाईली इंटेंस लिख लो आप, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, हाईली इंटेंस बैंड मिलता है, हाईली इंटेंस बैंड ऑफ कार्बोनिल इज़ ड्यू टू। अब कार्बोनिल का बोलते जो हमें हाईली इंटेंस बैंड मिलता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में, वो क्यों मिलता है। पहली ऑप्शन थी कि इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, दूसरी ऑप्शन थी फोर्स कांस्टेंट कम है, और जो एक ऑप्शन थी वो थी कि इसमें जो है डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा चेंज हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट का चेंज ज़्यादा है, इसलिए हमें इंटेंस बैंड मिलता है। अब देखो जो मैं बोल रही हूँ कि आपको पहली ऑप्शन दी हुई थी फोर्स कांस्टेंट के ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, क्या उससे इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। जो फोर्स कांस्टेंट का रिलेशन है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से, इंटेंसिटी से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। सो आपके पास इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा फोर्स कांस्टेंट का। सो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन थी वो क्या थी कि आपके पास डाइपोल मूवमेंट में ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो बैंड है वो हाईली इंटेंस हो रहा है। डाइपोल मूवमेंट में जितना ज़्यादा चेंज होगा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में उतनी स्पेक्ट्रल लाइन्स इंटेंस आएंगी। ओके सो ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आए हुए हैं। आज मैंने सभी क्वेश्चंस वो करवा दिए जो पहले थोड़े बहुत रहते थे। ओके जहाँ मीन्स क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो रहे हैं ना आपसे, अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो रहे हैं तो मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर है।
आप न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता, अकेला फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ ही पुट करनी होती हैं, बट मेन बात आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही करने लगे मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, सो ये वीडियोस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको अकेला एग्जाम ही क्लियर नहीं करना, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एग्जाम आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, इतना ईजी एग्जाम कोई नहीं, आप कोई मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके देख लो, नेट से ईजी एग्जाम मुझे नहीं लगता कोई है। ओके, सो प्लीज़ प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से वीडियोस देखो एंड बेनिफिट उठाओ इस लॉकडाउन का। ओके, लॉकडाउन में ही टाइम है, आपको काफ़ी टाइम मिल गया एग्ज़ाम की स्टडी करने के लिए। ओके, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने के लिए अब आपके पास काफ़ी टाइम है, पता नहीं कब होगा अभी तो एग्ज़ाम। सो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हो। ओके, सो प्रिपेयर करो घर पे बैठ के। सो अगर आपके वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।